हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो आप लोग का समष्टि अर्थशास्त्र है। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पावधि के किचन वक्र की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ द शॉर्ट रन किचन कर्व इज डैश 12 मंथ, 10 मंथ, 11 मंथ, 15 मंथ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो अल्पावधि का जो किचन वक्र होता है उनकी अवधि क्या होती है, या उसका जो है कितने टाइम पीरियड का होता है। बिजनेस साइकिल जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, मेनली 5 टाइप्स के दे रखे हैं। तो इसमें से एक हो जाता है आपका अल्पावधि का किचन वक्त। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, अल्पावधि है यानी कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म होगा तो 1 वर्ष के अंदर का ही टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष के अंदर का ही जो टाइम पीरियड है तो कितना हो जाएगा, वो 10 मंथ आ जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो किचन वक्त थे इसलिए पढ़ा क्योंकि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जोसेफ किचन, उन्हीं के नाम पर ये वक्र का नाम पड़ा था और ये अल्पावधि से रिलेटेड है, इसलिए इसे लघु चक्र भी कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगलर चक्र की अवधि है। द पीरियड ऑफ द जगलर साइकिल इज। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और समझ में नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको बिजनेस साइकिल से लिया गया है और ये जो जगलर चक्र होता है ये दीर्घ अवधि का होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म का होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी अवधि क्या होती है, तो यहाँ पर आपको जो दे रखी है 9 1.5 है, 9 1.25 है, 8 1.5 है, 8 1.25 है। तो यहाँ पर जो जगलर चक्र होता है उसकी अवधि जो होती है वो 9 1.5 वर्ष की होती है, 9 1.5 ईयर की होती है। इसमें ये था जो फ्रेंच अर्थशास्त्री थे क्लीमेंट जगलर, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। तो अगर नाम पूछता है कि किसने दिया था तो क्लीमेंट जगलर ने दिया था। उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम जो पड़ा था जगलर चक्र पड़ा था। उन्होंने बताया था कि तेजी, मंदी और जो आर्थिक संकट होते हैं ये सब आकस्मिक घटनाएं नहीं होती, मतलब अपने आप से नहीं होती हैं, अनिश्चित नहीं होती हैं, बल्कि इनका एक क्रम होता है। एक साइकिल में ये होती रहती हैं एक के बाद एक। इसलिए उन्होंने इसका जो चक्र बनाया था उसकी जो अवधि दी थी वो 9.5 वर्ष की दी थी, ईयर की दी थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के कारण है। व्हाट इज द कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। सीजनल चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस, बोथ ए एंड बी, कल्चरल चेंजेस। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो व्यापार चक्र होता है किस कारण से होता है या क्यों होता है। जैसे कि अचानक तेजी आना है, मंदी आ जाना है, समृद्धि की अवस्था प्रॉपर्टी की होती है, कई तरह की अवस्थाएं होती हैं इसमें। तो ऐसा किस कारणों से होता है, कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके दे रखे हैं मौसमी परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, एयर बी दोनों, और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर मौसमी परिवर्तन भी होते हैं और चक्रीय परिवर्तन भी होते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होते, सिर्फ मौसमी और चक्रीय होते हैं। इसके अलावा कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। आकस्मिक परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन कुछ होते हैं। आकस्मिक परिवर्तन में आ जाता है जिनकी पहले से कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमें पहले से नहीं पता होता। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि अकाल है, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, इन सारी चीजों का पहले से अनुमान नहीं लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि युद्ध होना या फिर राजनीतिक विवाद भी हो सकते हैं इसके कारण, कि अचानक से हो गए, जिसकी वजह से भी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, उसमें काफी अलग तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, जिसमें कि डिमांड बढ़ सकती है या घट सकती है, प्राइसेस एकदम से हाई हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक संकट आता है तो आपस में भेदभाव या विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर जो है जो सप्लाई होगी वो भी प्रभावित होती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं। मौसमी परिवर्तन जो होते हैं इसमें रहता है कि कई मौसमी तत्व भी होते हैं, कि भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ के मौसम में बहुत चेंजेस हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं बहुत ठंडा रहता है। ऐसे अगर कश्मीर वगैरह की बात की जाए वहाँ पर ठंडा ही मौसम रहता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं पर मौसम एक सही बना रहता है। तो भारत में जो सीजनल वाली है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसके कारण भी क्या रहता है, काफी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस फेस्टिव टाइम में भी जो मूल्य होते हैं उन पे काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, ये सारी चीजों में भी क्या होता है, प्राइसेस में काफी अप एंड डाउन हो जाते हैं।
तो मौसमी प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है, जो जलवायु है हमारे यहाँ की काफी अलग है इसलिए। स्थायी परिवर्तन होते हैं कि कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो स्थायी होते हैं, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि लगातार होनी ही है, बौद्धिक अथवा तकनीकी वृद्धि, टेक्निकल चेंजेस भी होने ही हैं, जो कुछ नए इन्वेंशन किए जा रहे हैं वो भी लगातार होते ही रहेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जो आपकी स्थायी टाइप की होती है। सेकुलर फ्लक्चुएशंस होते हैं जो रेगुलर होते ही रहते हैं। फिर आएगा चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। इसमें क्या होता है कि कुछ जो आपने भी ऊपर 3 तत्व समझे, उसके अलावा भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ इस तरह का रहता है कि मंदी जब आती है, मंदी के बाद क्या होता है, एक सामान्य अवस्था की तरफ अपने आप कोई भी कंट्री होती है वो बढ़ती ही जाती है। तो एक चक्र सा जो ये चलता है कि तेजी, फिर जो है सामान्य अवस्था, फिर मंदी, फिर एक वापस से रिकवरी की तरफ जाते हैं। तो ये एक आपकी अवस्थाएं चलती रहती हैं। तो ये भी हो जाता है आपका चक्रीय परिवर्तन। तो ये हो जाएंगे आपके वो मेन रीजंस या कॉजेस जिसकी वजह से जो व्यापार चक्र होता है उसमें परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये कथन किसका है? द बिजनेस साइकिल इज ए प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, हु सेज दिस? आरजे हार्ट्रे, मार्शल, रॉबिन्सन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यापार चक्र है एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यानी कि जो मौद्रिक चीजें थी वही इफेक्ट डालती हैं एक व्यापार चक्र पर। ये कथन किसने कहा था? तो ये एक सिद्धांत है, ये एक थ्योरी है। किसने दी थी? आरजे हार्ट्रे ने इस थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बात कही थी। उनका मानना था कि जो अमौद्रिक कारण होते हैं वो जैसे कि युद्ध है, भूकंप है, बाढ़ है, कुछ समय के लिए तो प्रभाव डालते हैं मंदी या तेजी की जो स्थिति होती है उस पर, लेकिन वो व्यापार चक्र जैसी जो डिफिकल्ट चीजें हैं, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिजनेस साइकिल जो होता है उसको चलने में ज्यादा वो इफेक्ट नहीं डालते हैं। उन्होंने 2 चीजें मेनली बताई थी। उनका कहना था कि वो चीजें जिनसे कि मौद्रिक साम्य भंग होता है, जो एक मुद्रा की एक चीज लगातार चलती रहती है जो इकोनॉमी में, जब वो चीज भंग होती है, वो चीज टूटती है, तो वो इफेक्ट डालती है बिजनेस साइकिल पर। तो इसके लिए उन्होंने 2 तरह के सर्कुलर फ्लोज बताए थे। एक मुद्रा का चक्रीय प्रभाव बताया था, सर्कुलर फ्लोज ऑफ मनी, और दूसरा बताया था वस्तु एवं सेवाओं का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो मुद्रा का होता है, तो उन्होंने कहा था कि जो उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको आय के रूप में मुद्रा प्राप्त होती है और उनके द्वारा जब खर्च किया जाता है, जो वे एक्सपेंसेस करते हैं, तो व्यापारी वर्ग के पास वो पुनः आ जाती है, क्योंकि जब वो खरीदेंगे व्यापारियों से वस्तुओं को, सामान को उपभोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो उसके लिए वो मूल्य चुकाएंगे या उसको प्राइस देंगे। तो जब उनको प्राइस देंगे तो वापस से वो व्यापारी वर्ग के पास पहुंच जाती है। इस तरह से क्या रहता है कि एक चक्र सा चलता रहता है। और दूसरा उन्होंने जो बताया था वस्तुओं का चक्रीय प्रभाव, वो उसके जस्ट अपोजिट होता है। उन्होंने कहा था कि जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनके द्वारा वस्तुओं को बनाया जाता है और जो उत्पादकों से व्यापारियों और फिर उपभोक्ताओं के पास पहुंचती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मुद्रा तथा वस्तुएं हैं, एक चक्रीय प्रभाव विपरीत दिशा में जो चल रहा है तो वो एक दूसरे का पीछा करती हैं। यदि वस्तु प्रवाह की तुलना में मुद्रा प्रभाव बढ़ जाता है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, और अगर इसकी जो अपोजिट सिचुएशन होती है कि वस्तु प्रवाह की तुलना में मुद्रा प्रभाव छोटा हो जाता है, तो वहां पर कीमतें गिरने लगती हैं। तो इस तरह से संकुचन की या फिर जो मुद्रास्फीति होती है या अपस्फीति होती है उसकी दशा उत्पन्न होती है। तो ये इन्होंने पूरा अपना सिद्धांत समझाया था। 2 तरह का इन्होंने बताया था, एक था मुद्रा का चक्रीय प्रभाव, दूसरा था वस्तु एवं सेवाओं का चक्रीय प्रभाव। ये हो जाएगा हार्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? Which problems are studied in macroeconomics? Business cycle, inflation and deflation, problem of unemployment, all of these. तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या चीजें शामिल की जाती हैं? आप ये कह सकते हैं कि उसका अध्ययन का क्षेत्र क्या है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसमें किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोशिश की जाती है, किन प्रॉब्लम्स को बात की जाती है, उसका डिस्कशन किया जाता है और सोल्यूशन निकाला जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बिजनेस साइकिल यानी कि व्यापार चक्र भी शामिल होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति, विस्फीति भी, और बेरोजगारी की समस्या भी शामिल की जाती है। यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इन सारी समस्याओं पर समष्टि अर्थशास्त्र में चर्चा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक हैं। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दिस बुक इज रिटन बाय मार्शल, रॉबिन्स, टेलर, कीन्स। इसमें कई राइटर्स ऐसे हैं जिनकी काफी फेमस बुक्स हैं, तो एग्जाम में वो भी आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर जो पूछ रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कीन्स हैं। कीन्स ने इस बुक को लिखा था
तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि आर्थिक उपकरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो इकोनॉमिक टूल? फिस्कल पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो समष्टि अर्थशास्त्र होती है उसके उपकरण है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो सरकार होती है जो आर्थिक नीति को चलाती है, तो वहां पर सरकार इकोनॉमी पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी नीतियों को लाती है या किस नीति के द्वारा नियंत्रण करती है। तो वहां पर राजकोषीय नीति भी होती है और मौद्रिक नीति भी होती है। इन दोनों ही नीतियों ये दोनों ही नीतियां क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक जो टूल है उसमें आएंगी। इसके अलावा कौन सी आती है, आय नीति आती है, इनकम पॉलिसी है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति आती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसमें आ जाती है ट्रेड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को शामिल किया जाता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी क्षेत्र के लेखों में शामिल किया जाता है। इन द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स इज इंक्लूडेड पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट, बोथ ए एंड बी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सरकारी क्षेत्र के लेखे रखे जाते हैं उसमें क्या शामिल किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय के लेखे रखे जाते हैं जो जाते हैं इस प्रकार से कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स, तो उसमें 5 तरह के आते हैं। एक हो जाता है अकाउंट ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा हो जाता है अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर, फिर आ जाता है अकाउंट ऑफ कैपिटल सेक्टर, फिर आता है अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, फिर आ जाता है अकाउंट ऑफ फॉरेन सेक्टर। इतने तरह के रखे जाते हैं या इतने तरीकों से रखे जाते हैं जो लेखे होते हैं, जिससे कि नेशनल इनकम की गणना की जाती है, टोटल नेशनल इनकम हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर अपने अकाउंट रखती है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो एक साइड पेमेंट आता है, दूसरी साइड रिसिप्ट आ जाता है। पेमेंट में क्या आ जाता है, सार्वजनिक उपभोग व्यय, हस्तांतरण भुगतान और आर्थिक सहायता, इन तीनों को रखती है। और जो रिसिप्ट होती है उसमें आता है सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्जित आय, ब्याज होता है, प्रत्यक्ष कर होते हैं और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा था, तो सार्वजनिक उपभोग व्यय और हस्तांतरण भुगतान इन दोनों को ही जो गवर्नमेंट सेक्टर की हम बनाएंगे अकाउंट उसमें शामिल किया जाएगा। निजी उपभोग व्यय जो होते हैं वो किसमें जाएंगे, वो चले जाते हैं आपके उत्पादन क्षेत्र में, यानी कि अकाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर जो बनाते हैं उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूडेड प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन इनकम एंड सेविंग्स, प्रोडक्शन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, नन ऑफ दीज। आय का चक्रीय प्रवाह जो होता है उसमें किसे शामिल किया जाता है, तो आय के चक्रीय प्रवाह में उत्पादन, आय और व्यय को शामिल किया जाता है, प्रोडक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि किसकी सूचक है, ग्रोथ इन नेशनल इनकम इज एन इंडिकेटर ऑफ डैश, इनकम ग्रोथ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, तो किसकी सूचक है, या हमें उससे क्या पता चलता है कि आय बढ़ रही है, राजनीतिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है या फिर राष्ट्रीय विकास हो रहा है। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो वो कहा जाता है कि वो इंडिकेटर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास का। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में कितनी अवस्थाएं होती हैं, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 5, 3, 4, 2। तो अभी मैंने आपको बताया ही कि कौन कौन उसमें शामिल किया जाता है, प्रोडक्शन होता है, एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे उसके अवस्थाएं, तो हो जाती हैं 3। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक लेखा विधि का प्रतिपादन किसने किया, हु प्रोपाउंडेड द सोशल अकाउंटिंग मेथड, प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन, प्रोफेसर रिचर्ड फ्रेडरिक, प्रोफेसर जॉन रिचर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिचर्ड से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, प्रोफेसर रिचर्ड तो है लेकिन आगे जो उनके नाम की है वो स्टोन हो जाएगा। प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन, उन्होंने सामाजिक लेखा विधि जो कि जो नेशनल इनकम होती है, जो राष्ट्रीय आय होती है उसको मापने की, उसको गणना करने की एक मेथड है, एक रीति है, एक विधि है, इसका प्रतिपादन किया था प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।